हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? यहाँ मैं बहुत ही अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में, क्लास 12th में, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ये आज अपना लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आवेश के मूलभूत गुणधर्म, जिसमें हमने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण, संरक्षण, आवेश की योज्यता और आवेश की निश्चरता। तो क्वांटीकरण मैंने आपको समझाया भी था, और क्वांटीकरण पर आज हमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल देखने हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया जबरदस्त आंकिक प्रश्न हमें देखने हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए। ठीक है, नोट्स आपके अपलोड होने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन पे, तो बने रहिए चैनल पे, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, आज के लेक्चर को हम क्वांटीकरण के न्यूमेरिकल से। ऐसे न्यूमेरिकल हमारे बहुत सारे एग्जाम में आते हैं 1 मार्क के। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है किसी शुष्क दिन में एक व्यक्ति अपने बालों में कंघा करता है और उससे 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघे पर चिपक जाते हैं। तो आवेश का कुल मान ज्ञात कीजिए। अभी ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। लिख लिया। अब क्या करेंगे? तो कितने इलेक्ट्रॉन बालों से निकलकर कंघे पर चिपक जाते हैं? तो 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 की घात 22। ये हो गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। पूछा क्या है हमसे? पूछा है आवेश। आवेश क्या होता है? Q। और क्वांटीकरण के सिद्धांत से आवेश का मान होता है Q बराबर Ne। ठीक है, अब प्लस माइनस क्यों नहीं मैंने लिखाया, ये मैं आपको क्लास अभी इसके न्यूमेरिकल करने के बाद बताऊंगा। अभी देखते रहिए क्या हो रहा है। तो Q बराबर N कितना है? 10 की घात 22। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। E की जगह 1.6 गुणा 10 की घात -19। समझ में आ गया? N की जगह 10 की घात 22 और E की जगह 1.6 10 की घात -19। ठीक है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात 22, देखो 22 -19 हो जाएगा क्योंकि आधार दोनों का 10 है। तो 22 -19 कितना होता है? 3 होता है। तो आंसर आ गया हमारे पास Q बराबर 1.6 गुणा 10 की घात 3 और आगे लगा देंगे गुलाम। ठीक है, ओके, इस तरह से। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर। अब बात आती है माइनस प्लस की। अब बात देखो, माइनस प्लस वाली बात आती है। देखिए, कंघे पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, कंघे पर इलेक्ट्रॉन चिपके हैं, तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। तो कंघे पर आ जाएगा अपने ऋणात्मक आवेश। अगर कंघे का पूछेगा आवेश तो माइनस लगा देंगे। अगर वो पूछेगा कि व्यक्ति के बालों पर कितना आवेश आ गया, तो बालों से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो अगर बालों का पूछता तो प्लस लगा देते, कंघे का पूछता तो माइनस लगा देते। यहां पर कुछ नहीं पूछ रहा, कह रहा है कुल आवेश का मान ज्ञात करो। अब हमें कुछ नहीं पूछ रहा ना, तो ये माइनस हमें यहां पे नहीं लगाना जबरदस्ती। ठीक है, ओके, जो पूछे वो ही जवाब देना है। जबरदस्ती अपन को एक्स्ट्रा ज्ञान यहां पर नहीं लगाना, क्योंकि नंबर कट जाएंगे। फिर जितना पूछा उतना बताना है। वो तो पूछता अगर कि कंघे पर कितना आवेश है तो माइनस, बालों पर कितना आवेश है तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक वस्तु से प्रति सेकंड 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। प्रति सेकंड मतलब हर एक सेकंड में 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को समझना ही 90% काम हमारा हो जाएगा अगर अपन क्वेश्चन को समझ गए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक वस्तु बनाएंगे। तो ये बनाई भाई हमने एक वस्तु, ये रही। और मान लीजिए इस वस्तु से प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ओके, कितने निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। प्रति सेकंड लिखा हुआ है।
तो इस वस्तु से 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रहे, कहीं पहुंच रहे होंगे, अपन को क्या मतलब है कहां पहुंच रहे हैं, यहां निकल रहे हैं, बस 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल रहे हैं। कह रहा है एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में लगा समय, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो एक कूलाम आवेश इसका कितनी देर में निकल जाएगा। तो अपन को ये देखना है कि एक आपको इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा कि मान लीजिए मेरे पास एक थैला है, क्या है, थैला, और मैं उसमें टमाटर लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं, टमाटर। कितने टमाटर लेके आया हूं, खूब सारे। अब बना रहा नहीं हूं बार बार, इतने बनाने में टाइम निकल जाएगा पूरी क्लास। तो मान लीजिए मेरे पास इसमें 100 टमाटर हैं। कितने टमाटर हैं, 100 टमाटर। और 1 सेकंड के अंदर मैं इसमें से 10 टमाटर निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरे पास टोटल कितने टमाटर हैं ठेले के अंदर, 100 टमाटर। और 1 सेकंड में कितने टमाटर निकाल लेता हूं मैं थैले से, 10 टमाटर 1 सेकंड में निकाल लेता हूं। तो बताइए ये 100 टमाटर मैं कितनी देर में निकाल लूंगा। हाँ, फिर से वंस मोर, एक बार फिर देखिए, मेरे थैले में 100 टमाटर हैं और 1 सेकंड में मैं 10 टमाटर निकाल रहा हूं। टोटल 100 टमाटर, 1 सेकंड में 10 टमाटर, तो 100 टमाटर कितनी देर में निकाल लूंगा, तो आंसर है 10 सेकंड में। कैसे किया, टोटल 100 टमाटर, 1 सेकंड में निकल रहे हैं 10 टमाटर, तो 10 बट्टा ये 100 बटा 10, आंसर कितना आ गया, 10 सेकंड। ये समझ में आया ना एग्जांपल, इसलिए समझाया ताकि आप ये न्यूमेरिकल कर सको। ये भी ऐसा ही है, एक कूलाम आवेश निकलना है, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 की घात 10, तो एक कूलाम आवेश निकलने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, इसको हटाते हैं एक बार, फिर से बनाते हैं, ये वाला थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई एक कूलाम आवेश तो है इस वस्तु के पास, या इस वस्तु से एक कूलाम आवेश निकलेगा तो कितने समय लगेगा। तो पहले पता होना चाहिए कि भाई एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पिछली क्लास में पढ़ा था, एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको सबको पता है, एक कूलाम आवेश में 6.25 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन निकलने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर भी क्या करेंगे, जैसे कुल टमाटर कितने थे 100 बटा 1 सेकंड में कितने निकले थे 10, वैसे यहां पर कुल एक कूलाम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहां लिखेंगे, यहां पे मुझे ज्ञात करना है समय, तो यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन जो कि एक कूलाम आवेश में है बट्टा 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकंड या स्थानांतरित होने वाले, उत्सर्जित होने वाले, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे, होने वाले इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। देखो अपन ने टमाटर वाला एग्जांपल किया था, उसमें कुल टमाटर कितने थे 100, तो यहां पे ले लेंगे कुल इलेक्ट्रॉन, कुल टमाटर की जगह। और प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की जगह हमने क्या लिखा था, 1 सेकंड में उत्सर्जित या निकलने वाले टमाटर। तो वही बात होगी, हमें कुल समय पता लग गया था 10 सेकंड, वैसे ही यहां पे भी हमें कुल समय पता लग जाएगा। पेपर में अपन क्वेश्चन में अपन से कुल समय पूछा है, तो कुल समय हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको आगे कैसे करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समय बराबर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, एक कूलाम में 6.25 10 की घात 18, और 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 की घात 10 निकल रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, t बराबर 6.25 गुणा 10 की घात 8, ठीक है। और इसमें आंसर क्या आएगा पीछे, सेकंड, क्योंकि हमें समय प्रति सेकंड था ना यहाँ पे। देखिए कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6.25 10 की घात 18 प्रति सेकंड, 10 की घात 10 प्रति सेकंड। तो कितने सेकंड लगेंगे, इतना सेकंड हमें टाइम लग गया। देखिए भाग लगाया, इतने सेकंड आ गए। अब ये आंसर आया सेकंड में। अगर हमें इस सेकंड वाले आंसर को अगर अपन को बदलना है मिनट में, मान लीजिए आंसर अभी किसमें आया, सेकंड में, और मेरे को चाहिए कि कितने मिनट लगे इसमें, तो मिनट के लिए क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा मिनट, लेकिन मुझे 1
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 1 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए मुझे 60 का भाग लगाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू मिनट में आ जाएगी। अब आप कहोगे सर नहीं मिनट नहीं, हमें तो घंटे में बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे मिनट की जगह क्या लिख दो? घंटे लिख दो। अब बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 का और भाग लगा दो, तो आपको पता लग जाएगा इसको आवेश निकलने में, स्थानांतरित होने में कितना घंटे लगेंगे। आप कहोगे नहीं सर हमें तो ये पता करना है कि कितने दिन लगेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, दिन पता करने हैं, यहाँ पे डे लिख दो। डे लिख दोगे तो बट्टे में 24 कर दो, पता लग जाएगा कितने दिन लगेंगे। आप कहोगे नहीं सर हमें तो ये पता करना है कितने साल लगेंगे। साल पता कर रहे हैं, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365.25, वो 0.25 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो ये पता लग जाएगा अपन को कितने साल लग गए। अब गृह कार्य में आप इन दोनों को कैलकुलेटर से चाहे खुद की गणना से सॉल्व करना, और इसको देखोगे तो लगभग तुम्हारा आ जाएगा 19.81, तो लगभग 20 साल लग जाएंगे। देखो मतलब एक सोचो जरा, ये बात की गहराई को समझो, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, मतलब एक वस्तु से 1 सेकंड में 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 10 कितना होता है? 10 की घात 5 कितना होता है? 1 लाख। 10 की घात 6 कितना होता है? 10 लाख। 10 की घात 7 कितना होता है? 10 की घात 7 होता है 1 करोड़। 10 की घात 9 कितना होता है? 100 करोड़। 10 की घात 10 कितना होता है? 1000 करोड़। एक वस्तु से 1 सेकंड में 1000 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 1 सेकंड में 1000 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 1 कूलाम आवेश निकलने में कितने समय लग जाएगा? 1 कूलाम आवेश निकलने में 20 साल लग जाएंगे। हर 1 सेकंड में 1000 करोड़ निकल रहे हैं, तो भी 1 कूलाम निकलने में 20 साल लग जाएगा। चौंकाने वाली बात नहीं है क्या ये? इसका मतलब 1 कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। ये बात आपको समझ में आई? तो इस एग्जाम्पल से हमें पता लगा है कि आवेश, 1 कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। क्या है? बहुत। इसका मतलब 1 कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। क्यों है बहुत बड़ा? क्योंकि 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल रहे हैं, तो ये 20 साल लग रहे हैं। ठीक है, 20 साल तक, कितनी बड़ी बात है। एक आवेश बहुत, 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा, आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। 1 कूलाम आवेश किसका बहुत बड़ा मात्रक होता है? आवेश का। बहुत बड़ा तो होता है, लेकिन किसका होता है पता होना चाहिए ना भी, आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सब चंगा चल रहा है, सब चंगा सी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे और आपको आज से गृह कार्य भी करेंगे देंगे, हमें घर पर भी पढ़ना होगा। ठीक है, देखो तो अगला प्रश्न है, 1 कप में 180 ग्राम पानी है, इसमें कितना धनात्मक तथा कितना ऋणात्मक आवेश होगा? ठीक है, 180 ग्राम पानी है 1 कप में, तो कितना धनात्मक और कितना ऋणात्मक आवेश होगा? इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, चरण बाय चरण हम समझेंगे। तो स्टेप नंबर 1 देखेंगे इस क्वेश्चन का। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, तो देखिए सबसे पहले कहा है कि भी 1 कप में 180 ग्राम पानी है, उसमें कितने धनात्मक और कितने ऋणात्मक आवेश होंगे? तो सबसे पहले हमें दिया गया है 180 ग्राम पानी, पानी मतलब वाटर। ओके, 180 ग्राम पानी। अब सबसे पहले देखना है कि पानी में कितने अणु होते हैं। आप वो भी करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि 180 ग्राम पानी है, ठीक है, इसमें कितने धनात्मक और कितने ऋणात्मक आवेश होंगे। तो आवेश ज्ञात करने के लिए हमें पहले उस पानी में, 180 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यह पता करना पड़ेगा। ठीक है, 180 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले ये हमें ये पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि पानी का 1 मोल क्या होता है। बहुत गहरी बातें, देखो आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आराम से देखो। तो पानी का 1 मोल क्या होता है? तो पानी को कैसे लिखते हैं अपन? H2O। तो बताइए पानी का परमाणु भार कितना होता है? H2।
O तो पानी को कैसे लिख सकते हैं? देखिए पानी का आपको पता है अणु भार कितना होता है? 18 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन का होता है 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 2 और 16 कितना हो गया आपके? 18। तो ऑक्सीजन का अणु भार होता है 18। आपको बस क्या करना है? अणु भार निकालना है 18। 18 के आगे लगाना है ग्राम। क्या लगाना है? 18 के आगे ग्राम। इसका मतलब 18 ग्राम पानी वो होगा 1 मोल पानी के बराबर। किसी भी अणु के आप क्या निकाल लो? पहले अणु परमाणु भार निकाल लो, अणु भार निकाल लो। तो जैसे पानी का कितना हो गया भाई? वाटर का कितना अणु भार हो गया? 18। उस 18 के आगे आपको लगाना है ग्राम, वही होगा 1 मोल। समझ में आ रही है कुछ बात? देखिए और एग्जांपल देता हूं। आप कहोगे सर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ 1 मोल कितना होता है। तो कार्बन का कितना हो गया अभी तुम्हारे? 12। ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 दूनी 32। 32 और 12 कितने हो गए? 44। तो इसका जो अणु भार होगा वो 44 होगा। 44 का आगे क्या लगा दो? बस ग्राम लगाना है। अणु भार लगा, अणु भार निकाल के आगे ग्राम लगाना है। समझ गए? वही होगा 1 मोल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कितना होता है? 1 मोल बराबर 44 ग्राम। मोल मतलब पदार्थ की मात्रा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल मतलब 44 ग्राम। तो मैं एक पुड़िया के अंदर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेके घूम रहा हूं। ठीक है, एक बोतल के अंदर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेके घूम रहा हूं। आप कहोगे सर आप 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेके घूम रहे हो। ठीक है, मैं एक छोटी सी डब्बी के अंदर 18 ग्राम पानी लेके घूम रहा हूं। आप कहोगे सर आप 1 मोल पानी लेके घूम रहे हो। ठीक है, अब सुनो, अब बात कुछ अच्छी लगी, समझ में आने लगी? ठीक है, एक छोटा सा और देख लो, लास्ट समझ में आ जाएगा। अमोनिया कितना होता है? NH3 कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3। भाई ये क्या होता है? तो कितना हो गया? 17। तो आपके NH3 का कितना हो गया? 17 अणु भार। क्या लगा दोगे आगे? ग्राम। इसका मतलब NH3 17 ग्राम में उसका 1 मोल होगा। तो अलग अलग अणुओं का जो 1 मोल होता है उसका भार अलग अलग होता है। ये बहुत गहरी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और एवोगाद्रो जी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी अणु का जो 1 मोल होता है उस 1 मोल में उस अणु के 6.023 इंटू 10 की घात 23 अणु होते हैं। मतलब पानी क्या हो गया भी? 18 ग्राम पानी हो गया 1 मोल। और 18 ग्राम पानी है, अगर आप 18 ग्राम पानी लेके घूम रहे हो, इसका मतलब उसमें पानी के कितने अणु हैं? उसमें पानी के अणु हैं 6.023 इंटू 10 की घात 23 अणु। इसका मतलब 18 ग्राम पानी में पानी के इतने अणु होंगे। ये बहुत समझ में आई आपको? ओके, तो 18 ग्राम पानी में इतने अणु हैं। तो 1 ग्राम पानी अगर होगा, 1 ग्राम पानी में पानी के कितने अणु होंगे? तो 18 में इतने, तो 1 ग्राम के लिए 18 का भाग दे दो। 6.023 इंटू 10 की घात 23 बटे में 18। आया समझ में? अब आपसे क्या पूछा है? 180 ग्राम पानी में कितने आवेश होगा? तो आवेश से पहले तो अणु निकालना है। सबसे पहला स्टेप है अणु ज्ञात करना। ठीक है, तो अणु जैसे ही ज्ञात कर लेंगे हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 ग्राम पानी में कितने अणु थे? तो 18 ग्राम में थे 6.023 10 की घात 23 और 1 ग्राम के लिए 18 का भाग लगा दिया। मुझे निकालना है 180 ग्राम में पानी के कितने अणु हैं। तो 180 ग्राम के लिए मैं क्या करूंगा? 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 18। और देखो 1 ग्राम के लिए इतने हैं, तो 180 ग्राम के लिए क्या होंगे? 180 की गुणा कर दो। ठीक है, 1 ग्राम के लिए इतने, तो 180 ग्राम के लिए 180 की गुणा कर दो। 18 से 180 कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो 180 ग्राम पानी में 180 ग्राम पानी में कितने पानी के अणु होते हैं? 6.023 10 की घात 24। तो सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई, तो उस पानी के अंदर 180 ग्राम पानी में कितने अणु है? 6.023 10 की घात 24। ठीक है, तो ये गाना भी जब आए तो आपको दिमाग में ध्यान रखना कि अच्छा अच्छा पानी अणु अणु कितनी गहरी बातें हैं। ठीक है, ओके, तो 180 ग्राम में पानी के इतने अणु हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे पानी के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 1 को एक बार फिर से देखते हैं, वंस मोर, एक बार फिर से।
देखिए सबसे पहले आप हमें 180 ग्राम पानी में कितना धनात्मक और ऋणात्मक आवेश निकालना है। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश से पहले मुझे इलेक्ट्रॉन पता करने पड़ेंगे कि 180 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन से पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि 180 ग्राम पानी में पानी के कितने अणु हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक मोल कंसेप्ट देखना पड़ता है कि भाई पानी का अणु भार होता है 18, 18 के आगे मुझे लगाना है ग्राम, वही पानी का 1 मोल होगा। और 1 मोल में कितने अणु होते हैं, 6.023 10 की घात 23। तो 18 ग्राम पानी में कितने अणु हो गए, 6.023 इंटू 10 की घात 23। तो 1 ग्राम में कितना हो गया, 18 का भाग दे दो। तो 180 ग्राम में क्या हो गया, 180 की गुणा कर दो। आया समझ में, 180 ग्राम में कितने अणु आए, अभी तक इतना अपन को समझ में आ गया है। अब पानी क्या होता है, H2O मतलब HHO, ठीक है। अब एक अणु के, पानी के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता करना है। तो इसके लिए अपन देखेंगे परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ठीक है। हाइड्रोजन होता है 1H1, ऑक्सीजन होता है 8O16, ठीक है। अब यहां पर हमें परमाणु क्रमांक जोड़ने हैं, 1 + 1 + 8 कितने हो गए, 10। इसका मतलब कि पानी के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पता लगा, जितना परमाणु संख्या होती है ना, जितनी किसी अणु का परमाणु क्रमांक होता है, सब मिला के सबको जोड़ दो, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 1 और 1 2 और 8 10 हो गए। तो एक पानी के अंदर कितने, एक पानी के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर है 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पे लिखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे 180 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब 180 ग्राम पानी में इतने अणु हैं और एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हमेशा अपन n से डिनोट करते हैं। तो n बराबर आ जाएगा कि भाई 180 ग्राम में इतने अणु तो है ही, इतने 10 की घात 24 अणु तो है ही है, और एक अणु के बराबर कितने, एक अणु के बराबर कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के एक अणु में 1 और 1 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या कर दूं, 10 की गुणा कर दूं, तो ये मेरे पास आ गए सब मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर आ गया 6.023 10 की घात 25। आया समझ में, ये आ गया 180 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लग गई क्या, हाँ। अब क्या पता करेंगे, आवेश, क्योंकि आपको अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लग गई है तो आवेश बराबर क्या होता है, n × E। तो आवेश का मान, ऐसा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6.023 10 की घात 25। तो लिख देंगे संख्या है 6.023 10 की घात 25, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 10 की घात -19। गुणा कर लेंगे भाई, 16 छिक कितना होता है, 16 × 80 16 छिक 96, लगभग देखो ये आ जाएगा 9.6 के बराबर, और ये हो जाएगा 10 25 - 19 कितना हो जाएगा 6, और पीछे क्या लगा देंगे, कुलाम। कुलाम लगाना जरूरी है, मात्रक है। ये आवेश आ गया। पेपर में क्वेश्चन ने पूछा है कि कितना ऋणात्मक आवेश और कितना धनात्मक आवेश। तो देखिए हर पदार्थ अपने आप में उदासीन होता है, इसका मतलब कोई भी उदासीन होता है तो उसमें जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। तो धनात्मक आवेश कितना आया, 9.6 10 की घात 6 कूलम, और ऋणात्मक आवेश भी कितना आया, -9.6 10 की घात 6 कूलम। हाँ या ना बोलो भाई, सब सही है, -9.6 10 की घात 6 कूलम। 3 स्टेप में हमने ये न्यूमेरिकल परफॉर्म किया। अच्छा न्यूमेरिकल था काफी। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, 180 ग्राम पानी के अंदर कितने अणु हैं ये आपको पता लगा, इतने अणु हैं। फिर एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो 10 की गुणा कर दी, ठीक है। तो इतने अपन को पता लगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, आवेश निकालेंगे। तो आवेश के लिए n × E कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न यह है CO2 के 132 ग्राम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। बताइए, अभी बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे बताइए। अब स्टेप नंबर वन में क्या करते थे, 132 ग्राम CO2 में सबसे पहले CO2 के अणु निकालेंगे। 132 ग्राम CO2 में सबसे पहले CO2 के अणु ज्ञात करेंगे। तो देखिए 132 ग्राम CO2, तो CO2 सबसे पहले CO2 का परमाणु भार, अणु भार बताइए। C का क्या होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 12 44। तो परमाणु भार, अणु भार कितना हुआ, CO2 का अणु भार हुआ 44। उसके आगे क्या लगाना है, अणु भार के आगे ग्राम लगाओ, वही 1 मोल होता है। अणु भार के आगे ग्राम लगाओ, वही 1 मोल होता है। ठीक है, अब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब 44 ग्राम हो गए। 44 ग्राम में कितने अणु होंगे एवोगाद्रो के हिसाब से 6.023 10 की घात 23। तो 44 ग्राम में 6.023 10 की घात 23 अणु है। तो 1 ग्राम में कितने अणु होंगे, 6.023 10 की घात 23 बट्टे में क्या कर देंगे, बट्टे में कर देंगे 44। तो 1 ग्राम में इतने अणु होंगे। 132 ग्राम में कितने होंगे, 132 की गुणा कर दो भी गुणा, 6.023 10 की घात 23। ठीक है, अगले स्टेप में करते हैं। पेज भर चुका है, अगले पेज पे करते हैं। तो 132 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 132 ग्राम की गुणा कर देंगे। 132 ग्राम CO2 में कितने अणु हैं CO2 के, तो 6.023 इंटू 10 की घात 23 बट्टे में क्या था 44, और आपने किसी गुणा कर दी 132 की। तो 44 से 132 कितनी बार गया, 44 इंटू 3 बार गया। ठीक है, अब 132 ग्राम CO2 में CO2 के कितने अणु हो गए हैं, 6.023 10 की घात 23 इंटू 3, इतने अणु हो गए हैं। 132 ग्राम में CO2 के कितने अणु हो गए, 6.023 10 की घात 23 इंटू 3। स्टेप नंबर 2 निकालेंगे। अणु की संख्या ज्ञात करने पर अब क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। पेपर में एक क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में देखेंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल में या एक अणु में। CO2 के कितने इलेक्ट्रॉन छुपे होते हैं, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा, कार्बन को लिखते हैं 6C12 8O16 8O16। तो जोड़ लो 6 और 8 14, 14 और 8 22। तो एक CO2 में अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 132 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पे लिख देंगे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या n। बताइए कुल अणु कितने हैं, 6.023 10 की घात 23 इंटू 3 अणु है, और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है 22, तो किसी गुणा कर लेंगे 22 की। ठीक है, इसे स्वयं सॉल्व करें घर पर तो आपको n का मान ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद ये 2 प्रश्न हैं, कुल आवेश की गणना कीजिए। 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में और 85 ग्राम NH3 मतलब अमोनिया में। ये आपको खुद को करना है, प्लीज करना और आंसर बताना, तभी हमें भी लगेगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। और नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में डाउट पूछो, अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गए हमारे क्वांटीकरण पर बहुत सारे न्यूमेरिकल। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे जिसका नाम है स्थिर विद्युत श्रेणी। क्या नाम है, स्थिर विद्युत श्रेणी। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो क्या मतलब है, यहां पे लिखा हुआ है देखिए, इस श्रेणी में प्रारंभिक पदार्थ धनात्मक व उसके बाद आने वाले पदार्थ ऋणात्मक होते हैं। आपको पता है 2 तरह के पदार्थ होते हैं, और जब उनको आपस में अन्योन्य क्रिया कराते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन है, रुकिए एक बताते हैं, जैसे ये कंघा है और ये मेरे बाल हैं, तो ये मेरे बाल हो गए एक पदार्थ, कंघा हो गया दूसरा पदार्थ। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कंघे से अपने बालों को रगड़ रहा हूं। ठीक है, या बाल, आप हो गए सर बाल कंघी कर रहे हो, नहीं कंघे। अब मैं कर क्या रहा हूं, देखो कंघे की और मेरे बाल का अन्योन्य क्रिया कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कंघे और बालों के बीच में अन्योन्य क्रिया, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन। इससे क्या होगा,
मेरे बालों पर इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधे हुए हैं और कंघे पर प्रबल रूप से। क्यों? क्योंकि मेरे बालों के परमाणु के बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधे हुए हैं, इसलिए मेरे बाल इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहे हैं। और कंघे के बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रबल रूप से बंधे हुए हैं, इसलिए कंघा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है या ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है, समझ में आ रहा है? तो आपको अब ये एक श्रेणी ये बताएंगे कि किन दोनों चीजों को आपस में रगड़ने से, अन्योन्य क्रिया कराने से किस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं और किससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं और किससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। समझ गए? तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे, और उन साइंटिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग पदार्थ लिए, उनको रगड़ रगड़ के देखा या उनको अन्योन्य क्रिया करा के देखा, तो उनको पता लगा कि भाई अच्छा, इसको मैं इससे रगड़ता हूं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने खुद ने इसकी अध्ययन किया और वहां से उन्होंने बनाया स्थिर विद्युत श्रेणी। समझ में आई थी बात? अब देखिए, इसका मतलब यह है कि जैसे फर और फ्लेनल, फर का भी कपड़ा होता है और फ्लेनल का भी कपड़ा होता है। अगर हम फर को और फ्लेनल को आपस में रगड़ते हैं तो फर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फ्लेनल पर आते हैं। ठीक है भाई, फर को और फ्लेनल को रगड़ते हैं तो फर से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे आते हैं? फ्लेनल पे। इसका मतलब फ्लेनल पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणात्मक, और फर पर क्या आएगा? धनात्मक। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखो, इस श्रेणी में प्रारंभिक पदार्थ धनात्मक व उसके बाद आने वाले पदार्थ ऋणात्मक होंगे। आप कहोगे सर फर कैसा होता है? देखिए, ये फर है, ये फर और ये फ्लेनल। फ्लेनल अपने जो तौलिए वगैरह यूज करते हैं ना, टॉवल वगैरह, मुंह वगैरह पोंछने के लिए, ये फ्लेनल है। और ये फर के कपड़ा आपको पता ही है, सर्दियों के अंदर हम काम लेते हैं। अब इन दोनों को अपन आपस में रगड़ते हैं, ये पकड़े ऐसे से रगड़े, क्या होगा? फर अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फ्लेनल पर। तो फ्लेनल क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आवेशित। फर क्या हो जाएगा? धनात्मक आवेशित। ये बात आपको समझ में आई? उसी प्रकार से अगर आप फ्लेनल को और सीलिंग मोम का मतलब होता है वैक्स, जो अपने जूतों पे पॉलिश करते हैं ना, वो डब्बी आती है, वो वैक्स होती है। वो देखिए, इस तरह से वैक्स और भी बहुत सारे काम आती है अलग अलग। तो ये जो वैक्स होती है, और इस फ्लेनल को अगर अपन आपस में रगड़ते हैं तो फ्लेनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सीलिंग मोम पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मतलब इन दोनों के अंदर ये धनात्मक हो जाता है और ये ऋणात्मक हो जाता है। वैसे ही कांच और सूती कपड़े के अंदर देखा जाए तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सूती कपड़े पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सूती कपड़ा हो जाएगा हमारा ऋणात्मक और कांच हो जाएगा हमारा धनात्मक। सूती कपड़ा तो पता है ना आपको, कॉटन। ठीक है, ये रहा कॉटन, हमारे कॉटन के कपड़े आते हैं जैसे। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे सूती कपड़ा और कागज। सूती कपड़े और कागज को अगर आपस में रगड़ते हैं या आपस में अन्योन्य क्रिया करवाते हैं तो सूती कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कागज पे पहुंचते हैं। मतलब कागज हो जाएगा दोनों के तुलनात्मक रूप से, देखिए, कागज हो जाएगा ऋणात्मक और सूती कपड़ा हो जाएगा धनात्मक। अगर इन दोनों की आपस में हमने म्यूचुअल इंटरेक्शन करवाया, इन दोनों का आपस में रगड़ा, अन्योन्य क्रिया करवाई। रेशम और मानव शरीर, रेशम के कपड़े तो पता ही है आपको, सिल्क के कपड़े, सिल्क क्लॉथ। कौन सा होता है सिल्क क्लॉथ? ये वाले देखो, ये रेशम के कपड़े हैं। इसको अपन पहनते हैं तो रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के हम पर आते हैं और अपन हो जाते हैं मानव शरीर, मतलब नेगेटिव हो जाता है, और रेशम हो जाता है पॉजिटिव। उसी प्रकार मानव शरीर और लकड़ी को आपस में रगड़ते हैं तो लकड़ी हो जाती है नेगेटिव, ये हो जाता है पॉजिटिव। इसी प्रकार देखिए आगे चलते रहेंगे। इसी प्रकार देखिए आगे बढ़ेंगे, रबड़ और रेजिन में देखेंगे तो रबड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और रेजिन पे पहुंचेंगे। रेजिन क्या होता है? जो पेड़ से निकलती है ना, देखो, चिपचिपा लिसा सा पदार्थ, गोंद कहते हैं जिसे, है ना। ये देखिए इस प्रकार से, ये ना, ये दिख रहा है आपको, ये पेड़ से निकल रहा है जो, इसको रेजिन बोलते हैं। ठीक है, गोंद बोलते हैं। और ये जब बहुत ज्यादा जम जाता है, ठीक है, बहुत समय बाद, सालों बाद, हजारों सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद, ये ऐसे जम के ऐसा शेप ले लेता है। इसको बोलते हैं एम्बर। क्या बोलते हैं? अंबर। ठीक है, जोरासिक पार्क मूवी देखी थी क्या सबने? जोरासिक पार्क, उसमें वो होता है ना, एक मच्छर होता है, वो डायनासोर को खा लेता है। तो मच्छर के अंदर क्या आ जाता है? डायनासोर का डीएनए आ जाता है। तो उस मूवी में कहता है साइंटिस्ट कि मैं उस मच्छर से डायनासोर का डीएनए निकाल लूंगा
और खुद अपने डायनासोर बनाऊंगा नहीं, उसकी सोच होती है भाई, वो मूवी की बात है। तो उसके अंदर जो पत्थर होता है ना वो अंबर होता है, समझ में आ गई, उसका एम्बर बोलते हैं, एम्बर। तो ये क्या होता है, पहले रेजिन होता है, वो जम जाता है बहुत सालों बाद और इस प्रकार से ग्रहण कर लेता है आकृति, ठीक है। तो जब हम रेजिन को अंबर से रगड़ते हैं तो अंबर पर क्या आ जाते हैं, ऋणात्मक आवेश, और रेजिन पे आ जाएगा धनात्मक आवेश। इसी प्रकार एम्बर और एबोनाइट को आपस में रगड़ेंगे, कई बार नाम आएंगे एबोनाइट, और ये क्या होता है, तो एबोनाइट का मतलब होता है हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक होता है, और इस प्रकार से उसकी रोड होती है। हार्ड प्लास्टिक की कोई भी चीज होती है ना, जैसे अपने जो पेन होता है हार्ड प्लास्टिक वाला, तो वो भी एबोनाइट का बना होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी थी स्थिर विद्युत श्रेणी। सबको समझ में आया अभी इतना सबको? और न्यूमेरिकल समझ में आया आपको? ये न्यूमेरिकल आपको अपने आप करने हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास को यहीं पूर्ण करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। डाउट कमेंट में पूछो, साथ साथ में क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत होती है तो हम आपके लिए तैयार हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए RBSC ऑनलाइन क्लासेस। बाय बाय।